हेलो एवरीवन, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ डेट इज सेल। सेल को हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं? बिकॉज सेल इज द बेस ऑफ आवर बॉडी एंड सेल्स बिल्ड्स आवर बॉडी। हमारी बॉडी पूरी सेल से ही बनी हुई होती है। इसको अगर हम एक एग्जांपल से पढ़ें, जैसे कि हम जब घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए हमें नींव रखनी होती है। और नींव कैसे बनती है? हम ईंट से बनाते हैं। तो ईंट क्या है? बेस। और हम क्या कह सकते हैं उसको? नींव। जो घर की नींव है वो एक बेस से बनी है। ऐसे ही हमारी बॉडी है, वो बेस क्या है बॉडी का? सेल। तो हमारी बॉडी किससे बनी है? सेल से बनी है। तो अभी हम डेफिनेशन करते हैं सेल की। सेल क्या होती है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बनाती है और फंक्शंस करती है उसको हम बोलते हैं सेल। सेल के बेसिस पर जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक ही सेल से बने हुए होते हैं। द ऑर्गेनिजम्स डेट आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। वो सिंगल सेल से ही बने होते हैं, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल से वो बने हुए होते हैं। जैसे कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? एग्जाम्पल है अमीबा, यीस्ट एंड प्रोटोजोआ। ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये सारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के हैं। इसके बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, मल्टी मीन्स मैनी, दे आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। ये बहुत सारी सेल से बने हुए होते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि आप इसमें फंगस लिख सकते हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सारे बहुत सारी सेल से बने हुए होते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो अभी हम कुछ डिस्कवरीज कर लेते हैं। कुछ डिस्कवरीज और किस ईयर में वो डिस्कवरी हुई थी, साइंटिस्ट के नाम अभी हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रॉबर्ट हुक की। जब भी हम सेल चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे तो ये नाम सबसे पहले आएगा, रॉबर्ट हुक, बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द सेल, बट ही डिस्कवर्ड द डेड सेल। डेड सेल मीन्स जो लिविंग सेल नहीं है, डेड सेल है। और इन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की थी 1665 में। और कहाँ की थी? कॉर्क। कॉर्क क्या होता है? जैसे आपने एक पेड़ देखा होगा, पेड़ का जो तना होता है ब्राउन कलर का, उस ब्राउन कलर का जो ए पार्ट है जिसे पेड़ की छाल बोलते हैं, उसका एक छोटा सा पार्ट जिसको हम क्या बोलेंगे? कॉर्क। इस कॉर्क को इन्होंने अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के अंदर देखा और जो स्ट्रक्चर दिखाई दिया वो हनीकॉम्ब जैसा दिखाई दिया, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है सेम वैसा। तो कॉर्क क्या होता है? इट इज अ सब्सटेंस प्रेजेंट इन दी ट्री बार्क। बार्क के अंदर जो प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्क। देन इसके बाद सेकंड साइंटिस्ट आए, ल्यूएन हुक। इन साइंटिस्ट ने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। कब की थी? 1674 में। ओके। देन इसके बाद जो साइंटिस्ट थे वो थे रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने हमें बताया था न्यूक्लियस के बारे में। इसकी डिस्कवरी हुई थी 1831 में। नेक्स्ट श्लाइडर एंड श्वान। स्लाइडर ने हमें प्लांट सेल्स के बारे में बताया था कि जो प्लांट्स हैं वो बहुत सारी सेल से बने हुए होते हैं। एंड शॉन ने एनिमल सेल्स के बारे में बताया था। तो इन्होंने थ्योरी दी थी, सेल थ्योरी। कब दी थी इन्होंने? 1838 में तो स्लाइडर ने दी थी, एंड शॉन ने 1839 में सेल थ्योरी के बारे में बताया था। नेक्स्ट साइंटिस्ट जो यहाँ पर है वॉज J.E. पर्किंज। इन्होंने प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया था 1839 में। इसके बाद है हैकल साइंटिस्ट कि ऑल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन न्यूक्लियस, कि जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है सेल की वो न्यूक्लियस के अंदर स्टोर होती है। इसके बारे में बताया था 1866 में। सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म दो तरह के हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। पीछे हमने सेल नंबर ऑफ सेल के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म बताए थे, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। अभी हम सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पर बताएंगे। जिनके अंदर सेल स्ट्रक्चर सिंपल होता है वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, और जिनमें सेल कॉम्प्लेक्स होती है उनको यूकैरियोट्स बोलते हैं। अभी डिफरेंसेस देखते हैं हम इनको। प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका साइज बहुत ही स्मॉल होता है, एंड यूकैरियोट्स जो होते हैं इनका साइज एज कंपेयर टू प्रोकैरियोट्स लार्ज होता है। इनका साइज अगर हम देखें प्रोकैरियोट्स का 0.1 to 10 mm होता है, और यूकैरियोट्स में इनका साइज होता है 10 to 100 mm। देन जो न्यूक्लियस होता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में इट इज़ एब्सेंट, बट जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है।
ट्रू न्यूक्लियस जो होता है बेसिकली वो एब्सेंट होता है। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब होता है जो अंदर का मटेरियल होता है न्यूक्लियस का वो तो है, पर उसके बाहर जो है वो मेम्ब्रेन नहीं है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट है। और इसी वजह से जो न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, और यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, क्योंकि इसमें तो ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यानी कि न्यूक्लियस का मटेरियल कवर्ड है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। तो ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट हेयर एंड ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट हेयर। नाउ प्रोकैरियोट्स में जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है उसके अंदर सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट है, और इसके अंदर क्या होता है, मोर देन वन क्रोमोसोम। यूकैरियोट्स के अंदर मोर देन वन क्रोमोसोम होता है। इसके अंदर न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियोलस एक स्मॉल डार्क स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो एब्सेंट है। और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स के अंदर। न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस बोथ आर डिफरेंट, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस, ये इस तरह से, ये वाला पार्ट, ये पूरा न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियोलस है। नाउ सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय फिजन और बडिंग। इनकी जो सेल डिवाइड करती है वो या तो टूटकर 1 से 2 में या 1 से बहुत ज़्यादा में डिवाइड हो जाती है, या फिर बडिंग, इनकी पेरेंट बॉडी के ऊपर एक आउटग्रोथ डेवलप हो जाती है जो फिर आगे डेवलप कर जाती है न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर। लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं इनके अंदर सेल डिवीजन या तो माइटोटिकली होती है एंड मियोटिकली होती है। माइटोटिक का मतलब होता है इक्वल डिवीजन। प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर होते हैं एंड यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर भी होते हैं एंड मल्टीसेलुलर, दोनों ही तरह के हो सकते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं, यानी कि जिन ऑर्गेनल्स के बाहर मेम्ब्रेन होगी वो ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं होंगे, और यूकैरियोट्स के अंदर वो सभी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके बाहर मेम्ब्रेन होती है। ओके, तो ये हो गया बेटा हमारे डिफरेंसेस प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में। नाउ वी विल डू स्ट्रक्चर ऑफ सेल। जो सेल का स्ट्रक्चर है बेसिक 3 कंपोनेंट से बना हुआ होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। इनके बारे में 1 बाय 1 हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये मेम्ब्रेन क्या होती है, थिन होती है, लिविंग होती है एंड सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट अलाउ some selective substance to enter the cell or exit out of the cell. It means plasma membrane selective substance को ही सेल के अंदर आने देती है या फिर सेल के अंदर से बाहर जाने देती है, वो सिलेक्टिव सब्सटेंस को ही अलाउ करेगी। नेक्स्ट, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब में प्रेजेंट होती है, और ये बनी हुई होती है लिपिड्स एंड प्रोटीन से। लिपिड एक तरह का फैट होता है और प्रोटीन से बनी होती है। देन फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करती है हमारी सेल को, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर साइड पे प्रेजेंट होती है। यू कैन से जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर ये आउटर मोस्ट होती है, तो जो बाहर की कवरिंग है उसका मेन काम क्या होता है, प्रोटेक्शन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्या करती है, सेल को प्रोटेक्ट कर रही है। इसके बाद इट अलाउ ओनली सिलेक्टिव सब्सटेंस। ये अभी मैंने आपको बताया ही है कि कुछ सब्सटेंस को ही अंदर और कुछ सब्सटेंस को सेल के अंदर से बाहर जाने देती है, तो इसलिए इसको हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इट हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल बाय डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। ये जो भी सब्सटेंस बाहर से अंदर और अंदर से बाहर जा रहे हैं ये ट्रांसपोर्ट का काम कर रही है। किस प्रोसेस के थ्रू, बाय डिफ्यूजन, यानी कि कोई भी सॉल्यूट सब्सटेंस है, गैस पार्टिकल्स है, या फिर कोई जैसे सॉल्वेंट पार्टिकल है जैसे कि वाटर, तो वाटर है वो ऑस्मोसिस के थ्रू सेल के अंदर या बाहर जाएगा, और जो कोई दूसरे सब्सटेंस है वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे। तो बेटा ये तो हो गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें हमने अभी जो डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस पढ़ा, इसकी हम अभी डेफिनेशन कर लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, मूवमेंट ऑफ गैसेस, आयंस और पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन। मीन्स जो डिफ्यूजन होती है ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर गैस, आयंस, पार्टिकल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक मूव करते हैं। हाई मतलब जहाँ पर वो चीज़ ज़्यादा है वहाँ से वो कम वाली जगह पर मूव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे सेल के बाहर कोई आयंस ज़्यादा अमाउंट में है तो बाहर से सेल के अंदर आएगा, तो बाहर यानी कि हाई कंसंट्रेशन से सेल के अंदर यानी कि लो कंसंट्रेशन तक मूव करेगा। ओके, नाउ ऑस्मोसिस।
ऑस्मोसिस में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स ही मूव करेंगे, ये भी हाई टू लो कंसंट्रेशन रीजन, जहाँ पर पानी ज़्यादा है वहाँ से उस एरिया में मूव करेगा जहाँ पानी कम है। बट किसकी हेल्प से करेगा, थ्रू दी सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन है बीच में जो अलाउ करेगी वाटर को बाहर से अंदर या अंदर से बाहर जाने के लिए। ये डिफरेंस भी हो गया डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में। तो यहाँ पर हमने डिफरेंस भी हम देख सकते हैं, जो डिफ्यूजन होता है वो गैस, आयंस एंड पार्टिकल्स की मूवमेंट कराता है, बट जो ऑस्मोसिस है वो वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट कराते हैं। और सेकेंड, जो डिफ्यूज़न है उसमें सेमी परमीबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो ऑस्मोसिस है उसमें जो मूवमेंट होगी वो अक्रॉस दी सेमी परमीबल मेम्ब्रेन होगी। तो ये दो डिफरेंसेस आप अच्छे से याद कर लेना। नाउ टाइप ऑफ सॉल्यूशन, हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है। सबसे पहले हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, नेक्स्ट हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इन 3 सॉल्यूशंस को हम यहाँ डायग्राम के थ्रू करेंगे बेटा। जो डायग्राम है हमारा, इसमें मैं सबसे पहले आपको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगी। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, जो ये हमारी सेल है, इस सेल के अंदर यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन क्या होती है, लो, एंड सेल के बाहर वाटर की कंसंट्रेशन होती है हाई। तो मैंने आपको ऑस्मोसिस में बताया था, ऑस्मोसिस में क्या बताया था कि मोमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन रीजन। तो बाहर क्या है, हाई, और अंदर क्या है, लो। तो मूवमेंट कैसे होगी वाटर की, बाहर से अंदर की तरफ, ठीक है। तो बाहर से पानी कहाँ आ गया, सेल के अंदर। तो अब क्या होएगा, जैसे आप इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझे, बैलून है, आप उसके अंदर हवा डालेंगे तो उससे क्या होगा, बैलून स्वेलअप हो जाएगा। सेम इसी तरीके से बाहर से पानी जब सेल के अंदर जाएगा तो स्वेलअप हो जाएगी, टर्जिड हो जाएगी, टाइट हो जाएगी, ठीक है। आपने अपने घरों में भी देखा होगा बेटा, घरों में हम क्या करते हैं, जब हमें सब्जी बनानी होती है चनों की, लाइक जो ग्रैम्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, रात में पानी में भिगो करके छोड़ते हैं। जैसे ये हमारा चना है, इसको हमने पानी में भिगो करके छोड़ दिया। जब हम सुबह देखते हैं तो ये सेल, जो चना, ये हमारी सेल है, ये क्या हो जाएगा, ये स्वेलअप हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर क्या चला गया है, वाटर चला गया है। तो एंडोस्मोसिस प्रोसेस इसके अंदर भी हुई है। इसी तरह से जब आप किशमिश को आप पानी में डालते हो, थोड़ी देर बाद किशमिश भी स्वेलअप हो जाएगी। तो ये जो चीज़ें होती है जब सॉल्यूशन हाइपोटोनिक होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस का मतलब क्या होता है बेटा, एंडो मीन्स होता है अंदर, ऑस्मोसिस मीन्स मूवमेंट ऑफ वाटर। जब वाटर की मूवमेंट सेल के अंदर हो रही है, बाहर से सेल के अंदर हो रही है, तो उसको बोलते हैं एंडोस्मोसिस। ओके, देन नेक्स्ट हम करेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में बिल्कुल अपोजिट है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के। जैसे सेल है, सेल के अंदर तो वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, हाई, ओके, और बाहर जो है वाटर की कंसंट्रेशन इट इज लो, ठीक है। तो इसमें जो मूवमेंट होगी वो होगी सेल से बाहर की तरफ, यानी कि सेल के अंदर तो हमारे पास क्या है, हाई वाटर कंसंट्रेशन, और बाहर क्या है, लो। तो वाटर क्या करेगा, अंदर सेल से बाहर की तरफ आ जाएगा, और सेल क्या हो जाएगी, अब आप सोचें, बैलून से सारी हवा निकल जाएगी तो बैलून क्या हो जाएगा, श्रिंक। तो यहाँ पर जो ये सेल है, आप ये देखिए सेल का स्ट्रक्चर यहाँ कैसा था और यहाँ क्या हो गया, श्रिंकअप हो गया। तो सेल जिसके अंदर श्रिंक हो जाएगी, क्योंकि पानी जो था सेल के अंदर वो बाहर निकल गया। सारा पानी नहीं निकलेगा, जब तक अंदर, सेल के अंदर और सेल के बाहर की वाटर कंसंट्रेशन सेम नहीं हो जाती तब तक वाटर बाहर निकलता रहेगा, और एक टाइम आएगा जब सेल श्रिंक हो जाएगी, क्योंकि इसका अंदर का पानी थोड़ा बाहर चला गया है, तो ये श्रिंक हो गई है। इस वजह से इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोस्मोसिस। क्या बोलते हैं इसको हम, एक्सोस्मोसिस। एक्सो मतलब बाहर की तरफ, वाटर कहाँ चला गया, बाहर चला गया, और सेल क्या हो गई हमारी, श्रिंक हो गई। तो इस तरह की सेल को हम प्लाज्मोलाइज्ड सेल भी बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम प्लाज्मोलिसिस भी बोलते हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे ये जो सेल वॉल है ये कैसे सेल मेम्ब्रेन से सेपरेट हो गई है। ये देखिए, ये सारा मटेरियल अंदर आ गया है और बीच में गैप आ गया है। इट मीन्स हमारी जो सेल है वो प्लाज्मोलाइज्ड हो गया, मतलब सेल श्रिंक हो गई है। अब जो हम कर रहे हैं बेटा ये है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो मीन्स ध्यान रखना सेम। जब वाटर की कंसंट्रेशन सेल के अंदर एंड सेल के बाहर
क्या रहती है, सेम रहती है। तो सेम वाटर कंसंट्रेशन है तो कोई मूवमेंट नहीं होगी, ना तो सेल से बाहर की तरफ ना ही बाहर से सेल की तरफ। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन होता है उसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। इसमें जो सेल है, सेल ना तो श्रिंक हो रही है ना स्वेल अप हो रही है, तो इस तरह के सॉल्यूशन को बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो बेटा ये हमारे 3 सॉल्यूशन हो गए हैं, तो इसको ध्यान से करें।